बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौकीर्स आईसेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लेक्चर नंबर 15 के साथ हाजिर हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपको कल का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जी व्यूअर्स, तो आज लेक्चर नंबर 15 एक्चुअली इज़ अ पार्ट ऑफ लेक्चर नंबर 14, जिसमें हम MS वर्ड शेप्स के रिमेनिंग टूल्स यानी रिमेनिंग कमांड्स को स्टडी करने जा रहे हैं। हमारे वो तमाम स्टूडेंट्स और व्यूवर्स जिन्होंने हमें आज ज्वाइन किया है, आप सबसे पहले लेक्चर नंबर 14 को अच्छे से सुने और अपने प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर लें और फिर आप लेक्चर नंबर 15 पर आएँ ताकि आपको ये आसानी से समझ आ जाए। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं कमांड, उस कमांड का नाम है पोजीशन। और पोजीशन जो है ये आप देख सकते हैं कि ये 3D इफ़ेक्ट के बाद हमारे पास कमांड मौजूद है। 3D इफ़ेक्ट्स में कल हम लोगों ने स्टडी किया था कि किस तरह से आप 3D का कलर चेंज कर सकते हैं, उसकी डेप्थ चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन और लाइटिंग इफ़ेक्ट को 3D को ऑन ऑफ करना और इसको फर्दर आप डाउन राइट या लेफ़्ट साइड पर सेट करना था। अब आप देखें यहाँ पर कि आज के इस लेक्चर में जो हम कंटेंट सबसे पहले स्टडी करने जा रहे हैं वो है पोजीशन का। तो पोजीशन, कौन सी पोजीशन? क्या ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन की बात हो रही है? नो, ये पोजीशन क्या है? पोजीशन द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट ऑन द पेज। टेक्स्ट इज ऑटोमेटिकली सेट टू रैप्ड अराउंड द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे होगा क्या कि आप जो भी शेप या जो भी पिक्चर आपने सेलेक्ट कर रखी होगी, आप उसको जो भी पोजीशन देंगे, आपकी पिक्चर उसी पोजीशन पर मूव हो जाएगी। नाउ यू कैन सी कि मैंने इसका प्रीव्यू लिया। अभी आप देख सकते हैं कि हमारी जो शेप है या पिक्चर है, इसकी पोजीशन जो है वो कौन सी आ रही है? सेंटर ऑफ द पेज हॉरिजेंटली। बट इफ़ वी ऑब्जर्व इट वर्टिकली, तो हम ये कहते हैं कि ये वर्टिकली कहाँ पर है? टॉप पर है। पोजीशंस हैं कितनी? अभी हम उसको देख लेते हैं। टोटल पोजीशंस आ रही हैं यहाँ पर 9। टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर, टॉप राइट, सेंटर, सेंटर लेफ्ट। ये देखें आप, अब मैंने इसको बोला है सेंटर लेफ्ट, सेंटर राइट, सॉरी सेंटर सेंटर, सेंटर राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। जी व्यूअर्स, तो अभी आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं इन टेबल। हमने टेबल में पढ़ा था कि एक टेबल का जो सेल है उसकी टोटल अलाइनमेंट्स जो होती हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट्स, वो 9 होती हैं। इसी तरह अगर हम किसी भी पिक्चर को या किसी भी शेप को पेज पर किसी भी एरिया पर अरेंज करना चाहते हैं तो लाइक अलाइनमेंट्स हमारे पास टोटल 9 पोजीशंस भी होती हैं और आप इन पोजीशंस में किसी भी पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए अपनी पिक्चर को वहाँ पर अरेंज करवा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखें, अभी मैंने इसको सेंटर सेंटर किया तो ये सेंटर सेंटर आ गया है। चलिए हम क्या करते हैं कि हम अपनी पिक्चर की कुछ कॉपीज़ ले लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसकी अभी 3 कॉपीज़ ले ली हैं और अब मैं चाहती हूँ कि इसको 3 डिफरेंट लोकेशंस पर हम एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे टॉप लेफ़्ट और सेंटर सेंटर और बॉटम राइट। अब ये देखें, मैंने इसको 3 डिफरेंट लोकेशंस दी तो ये इस तरह से हमारी पिक्चर्स अरेंज हो चुकी हैं। अगर हमारे पास पिक्चर्स की तादाद ज़्यादा है और उनका साइज़ कुछ बड़ा है और हम उसको चाहते हैं कि इक्वली हम अरेंज कर दें पेपर के ऊपर, ये देखें मैंने इसका साइज़ बड़ा कर दिया और बड़ा करने के बाद मैं इनका साइज़ चूँकि इक्वली रखना चाहती हूँ तो इस वजह से मैं पहले से क्रिएटेड पिक्चर्स को डिलीट कर रही हूँ। और यहाँ से भी आपको मैं डिलीट का मेथड भी बता देती हूँ कि आपने पिक्चर के ऊपर क्लिक किया या शेप के ऊपर क्लिक किया और देन आपने इसको डिलीट के बटन के ऊपर कीबोर्ड से आपने क्लिक कर देना है। तो व्यूवर्स, मैं इसको शेप और पिक्चर बार बार क्यों बोल रही हूँ, जबकि हम टॉपिक तो शेप्स का डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको पिक्चर मैं क्यों बोल देती हूँ? इसको पिक्चर मैं इस वजह से बोल रही हूँ कि कल जब हमने इसको फिल विद पिक्चर किया था तो अब आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास पिक्चर टूल बार भी आ रही है। तो इसके ऊपर एज ए पिक्चर इफेक्ट्स भी हम अप्लाई कर सकते हैं जो आप कमिंग लेक्चर्स के अंदर सीखेंगे इंशाल्लाह। इस वजह से मैं इसको पिक्चर भी बोल रही हूँ कि इसके अंदर पिक्चर भी मौजूद है और ये शेप भी है। ये शेप विद जो इसकी फिलिंग है वो फिल विद पिक्चर है। अच्छा, ये देखें कि मैंने इसकी कॉपीज़ ले ली हैं और कॉपीज़ लेने के बाद अब मैं इसको 4 लोकेशंस पर पेपर पर अरेंज करना चाहती हूँ। तो इसको मैंने कहा कि आप इसकी पोजीशन दे दें टॉप लेफ़्ट, इसकी पोजीशन दे दें टॉप राइट, इसको आप ले जाएं बॉटम
लेफ्ट में और इससे आप ले जाएं बॉटम राइट में। नाउ यू कैन सी कि अब इसकी पोजीशंस कुछ इस तरह से हो चुकी हैं। तो जब हमें एक ही शेप को डिफरेंट पेपर की लोकेशंस के ऊपर एडजस्ट करना होता है तो हम इस पोजीशन की कमांड को इस्तेमाल करेंगे। नाउ कम्स टूवर्ड द नेक्स्ट कमांड विच इज़ अबाउट द ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक। ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक का ताल्लुक शेप्स के साथ है कि अगर आपने पहले से बनाई गई शेप के अंदर फर्दर कोई शेप बनानी है, जैसे सपोज मैं ये शेप ले लेती हूँ और इस शेप की फर्दर मैंने कॉपीज़ कुछ ले ली और ये देखें कि मैंने इस शेप को डिफरेंट कलर इफेक्ट दे दिया और इसको मैंने डिफरेंट कलर इफेक्ट दे दिया। सिमिलरली हम इनके साइज़ जो हैं वो भी चेंज कर लेते हैं। और इस पिक्चर को मैं इस पिक्चर के अंदर लगाना चाहती हूँ, सो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये देखें कि यहाँ पर ये लग गई। चूँकि ये पिक्चर हमारी फिल्ड नहीं थी, ये हमारी पिक्चर आप ज़रा गौर करें कि ये हमारी जो पर्पल आउटलाइन वाली पिक्चर है ये सिंपल आउटलाइन के साथ है, इसके अंदर फिलिंग कलर नहीं आ रहा। तो जैसे ही मैंने इसको इसके साथ प्लेस किया तो ऑटोमेटिकली वो फिक्स्ड फॉर्म में हमें नज़र आ रहा है। बट अगर आपके पास यहाँ पर इसके ऊपर भी हम कोई कलर इफेक्ट अप्लाई कर देते हैं, चलें इसके ऊपर मैंने कलर दे दिया, अब मैंने इस पिक्चर को कहा कि इसके अंदर एडजस्ट कर देती हूँ। तो जब मैंने इसको एडजस्ट किया तो अब आपको पैरेट कलर का सर्कल नज़र आ रहा है, ब्लू कलर के और सर्कल्स और स्क्वायर्स नज़र आ रहे हैं जो ये तो शो कर रहे हैं कि पिक्चर वहाँ पर मूव हो चुकी है लेकिन पिक्चर नज़र नहीं आ रही। तो आप इसको जब ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो इस तरह से आपकी वो शेप जो है वो सामने की जानिब आ जाएगी। और यहाँ पर देखें दोबारा से कि मैंने इसको यहाँ पे कहा कि एडजस्ट कर दें तो कुछ सिलसिला यहाँ पर भी ऐसा ही है। तो आप यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो चुका है कि ये हमने शेप्स को इंटरनली एडजस्ट करके हमने एक न्यू शेप जो है वो क्रिएट कर ली है। और अब आपने साथ में ये भी पढ़ लिया है कि सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट का काम क्या है, कि अगर हम पिक्चर के अंदर पिक्चर को लगाएंगे और आप उसको जो आपने पिक्चर लगाई है अगर आप उस पिक्चर को चाहते हैं, जैसे कि आप ये देखें कि अभी मैंने इसको फर्दर चेंज किया है थोड़ा सा और अब मैं चाहती हूँ कि इसको इस तरह से एडजस्ट कर दूँ सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फ्रंट के ज़रिए। तो ये देख सकते हैं आप कि अगर मैं इसको ब्रिंग टू फ्रंट करती हूँ तो पीछे वाली हमारी जो शेप है वो छुप जाती है और सेंड टू बैक एंड ब्रिंग टू फ्रंट का कुछ ऐसा सा फंक्शन है। आप उसको पिक्चर के अंदर पिक्चर लगाकर भी सेट कर सकते हैं और आप उसको उसके साइड पर भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ कम्स टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अबाउट द टेक्स्ट रैपिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आपने राइटिंग के साथ शेप्स को एडजस्ट करना सीखना है। जब भी हम राइटिंग के साथ इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो फिर हम टेक्स्ट रैपिंग की कमांड को इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आप सीखने जा रहे हैं बिहाइंड टेक्स्ट। एज द नेम इंडिकेट कि अगर आप शेप को राइटिंग के बिहाइंड उसके बैक पे सेट करना चाहते हैं, ये देख सकते हैं आप कि अभी मैं इसको बिहाइंड टेक्स्ट करने जा रही हूँ। बिहाइंड टेक्स्ट करने से क्या हुआ कि हमारी शेप जो थी वो राइटिंग के बैक पर एडजस्ट हो चुकी है। जी आप दोबारा देख सकते हैं कि ये हमारी शेप जिसको हम चाहते हैं कि बिहाइंड टेक्स्ट करें, जब आप बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो वो राइटिंग के बैक पर चली जाएगी और अगर आप उसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे तो वो राइटिंग के ऊपर आ जाएगी। और अगर आप उसको राइटिंग के साथ एडजस्ट करना चाहते हैं, जिससे आप ये चाहते हैं कि आपकी राइटिंग मूव होकर थोड़ी सी आगे की जानिब चली जाए और ये पिक्चर इसी जगह पर इसी प्लेस पर सेट हो जाए, तो फिर आप इसको स्केयर कर देंगे। स्केयर करने से आप ज़रा स्केयर का एक और इफ़ेक्ट भी देखें कि यहाँ पर जब मैं स्केयर करती हूँ तो ये हमारी कुछ राइटिंग इस तरह से इसके साथ आ जाती है, ये देखें। ठीक है, आपका जो शेप है उसके गिर्द एक स्केयर बन गया और यहाँ से राइटिंग थोड़ी मूव हो गई आगे की जानिब और नीचे जो राइटिंग है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका स्केयर टेक्स्ट राइटिंग इफ़ेक्ट, जिसको आप लगा सकते हैं। टाइट में करीब करीब राइटिंग एडजस्ट हो जाती है और टॉप एंड बॉटम में या राइटिंग ऊपर की तरफ मूव हो जाएगी और शेप नीचे की जानिब आ जाएगी, या शेप ऊपर की तरफ मूव हो जाएगी और राइटिंग डाउन की तरफ आ जाएगी।
जबकि थ्रो कमांड को यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया जाता है। थ्रो कमांड का जो इस्तेमाल है इंशाल्लाह वो हम कमिंग लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। अच्छा व्यूवर्स, अभी यहाँ पर देखें कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक प्रैक्टिकल कर लेते हैं, जिस तरह से हम अक्सर बुक्स में देखते हैं कि आपने यहाँ पर ऑलरेडी राइटिंग कर लिया, अब राइटिंग के ऊपर आपने शेप्स को लगाना है। सबसे पहले हम सर्कल को लगा लेते हैं। यहाँ से मैंने सर्कल को सिलेक्ट किया और सर्कल के ऊपर मैंने इसको इस तरह से लगा दिया। लगाने के बाद हमने इसको कलर दिया। अब तो टेक्स्ट तो छुप गया है, तो हम क्या करेंगे, हम शेप को यहाँ से बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे। इसी तरह हमने यहाँ से रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल को कोई सा कलर दिया और यहाँ से बिहाइंड टेक्स्ट कर दिया। फिर हमने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल को हमने ड्रॉ किया। ट्रायंगल को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको कोई सा कलर दे देते हैं और इसको भी हमने बिहाइंड टेक्स्ट कर दिया। इस तरह से क्या हुआ कि आपकी जो राइटिंग है उसके साथ साथ आपकी जो शेप्स हैं वो बाकायदा तौर पर इंसर्ट होती चली जा रही हैं। बट हेयर इज़ अ डिफ़िकल्टी। अब ज़रा आप गौर करिएगा कि जब मैं शेप को मूव करती हूँ ना, ये देखिए मैंने शेप को मूव किया तो हमारा टेक्स्ट तो वहीं पर है, हमारा टेक्स्ट जो है वो साथ में मूव नहीं हो रहा। तो ऐसी सिचुएशन में कभी भी जब आपने शेप्स के साथ राइटिंग करनी हो तो आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि आप पहले पेपर पर लिख लें। देखें कमांड तो हमारे पास मौजूद है और कमांड का इस्तेमाल भी हम कर चुके हैं कि आपने जो भी शेप ड्रॉ करनी है आप उस शेप को लें और लेने के बाद आप उसको ड्रॉ करें, उसके अंदर आप कलर दें और कलर देने के बाद आप बिहाइंड टेक्स्ट कर दें और बिहाइंड टेक्स्ट करने के बाद जब आप उसका प्रीव्यू लेंगे तो आपकी शेप्स प्रॉपर आ रही हैं और प्रिंटिंग में भी आ जाएंगी, नो इशू एट ऑल। बट एक अच्छा और बेहतरीन वे क्या होता है कि जब आपने शेप के अंदर राइट डाउन करना है तो फिर आप क्या करेंगे कि आप यूज़ करेंगे इंसर्ट शेप के अंदर मौजूद टेक्स्ट बॉक्स को। अब टेक्स्ट बॉक्स हमें दो फ़ायदे देगा, एक तो हमारी शेप क्रिएट हो जाएगी और दूसरा हम उसके अंदर इजीली टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने SQUARE यहाँ पर मैंने लिखा और लिखने के बाद आप देखें कि मैं इसके ऊपर हर तरह की टेक्स्ट से रिलेटेड चेंजेस जो हैं वो भी कर सकती हूँ। ये देखें, और इसको मैंने सेंटर कर दिया। इसका राइटिंग स्टाइल अगर मैं चेंज करना चाहती हूँ वो भी मैं कर सकती हूँ और साथ ही साथ मैं क्या कर सकती हूँ कि इसके ऊपर जो भी कलर इफ़ेक्ट वगैरह लगाना चाहती हूँ वो भी इस तरह से लगा सकती हूँ। और अब क्या होगा कि अब जब मैं इसको मूव करूँगी तो ना सिर्फ मेरी शेप मूव हो रही है बल्कि साथ ही साथ जो मेरा टेक्स्ट है वो भी मूव हो रहा है। आप ये ज़रा गौर करें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ शेप मूव हो रही है बल्कि साथ ही साथ जो है वो टेक्स्ट जो है वो भी क्या हो रहा है, मूव हो रहा है लाइक दिस। जबकि अगर आप पहले कर्सर राइटिंग के ज़रिए लिख लेंगे उसके बाद उसके ऊपर शेप्स लगाएंगे, उसको बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे तो उससे आपको प्रॉब्लम क्या आएगा कि आपकी शेप तो मूव हो जाएगी लेकिन टेक्स्ट आपका प्रॉपर मूव नहीं होगा। तो आप हमेशा यही कोशिश करेंगे कि आप टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करते हुए, टेक्स्ट बॉक्स का एंड अदर वर्क जो है वो क्या होता है वो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। टेक्स्ट बॉक्स का अनदर वर्क क्या होता है कि जब आप पेज के किसी भी हिस्से पर लिखना चाहें जहां पर हमारा कर्सर वर्क नहीं कर रहा तो हम टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ करेंगे। नाउ यू कैन सी हियर कि मैंने टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया। टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद मैं आज की यहाँ पर डेट मेंशन करना चाहती हूँ, जैसे कि आज 29 मई है तो मैंने यहाँ पर लिखा 29 मई 2020 और आफ्टर दैट अब मैंने इसके ऊपर अब मैं चाहती हूँ कि इसकी आउटलाइन को ख़त्म कर दूँ और फिलिंग को ख़त्म कर दूँ तो मैंने इसको नो फिल कर दिया, नो आउटलाइन कर दिया और देखें कि मेरा टेक्स्ट यहाँ पर अरेंज भी पड़ा हुआ है और मैं जब चाहूँगी इसको यहाँ से मूव करके किसी भी प्लेसमेंट पर लेके जा सकती हूँ इजीली। दिस इज़ एन एडवांटेज ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स, यानी टेक्स्ट वाला बॉक्स, डिब्बा जिसमें आप टेक्स्ट राइट डाउन कर सकते हैं और टेक्स्ट राइट डाउन करने के बाद आप जब चाहें आपने उसको डॉक्यूमेंट को सेव कर लिया है, आप रीओपन करते हैं, जब भी आप क्लिकिंग करेंगे वो रेडी हो जाएगा और आप उसको मूव कर सकते हैं, आप उसके अंदर रीराइट कर सकते हैं, आप उसको कोई सा कलर इफेक्ट दे सकते हैं। आप चाहें तो कलर इफेक्ट देने के बाद चेंज शेप के ज़रिए आप उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, आप उसको किसी भी अदर शेप के अंदर इस तरह से क्या करवा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट जो हमारी शेप्स हम निकल पड़ी थी, अब आप जस्ट उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको उसी शेप के अंदर, आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है वो उसी शेप के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और ये देख सकते हैं आप कि हमने इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर चुके हैं
और यहाँ पे राइटिंग मेरी प्रॉपर पूरी नहीं आ रही, इस वजह से हम क्या करते हैं कि राइटिंग का साइज़ थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर एडजस्ट हो जाए। तो टेक्स्ट बॉक्स का मतलब ये नहीं है कि आप अगर टेक्स्ट बॉक्स को इस्तेमाल करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स जो है सिर्फ इसका काम टेक्स्ट लिखना ही है। आप देखते हैं जब जैसे ही आपने टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ किया तो टेक्स्ट बॉक्स टूल बार आ गई है जो बिल्कुल ड्राइंग टूल बार की तरह है। इसके अंदर भी चेंज शेप, शेप आउटलाइंस, शेडो इफेक्ट्स, 3D इफेक्ट्स, पोजीशंस, टेक्स्ट रैपिंग, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक और ये सम प्री डिफाइंड स्टाइल्स ऑफ द फीलिंग्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अंदर जो सिर्फ 2 न्यू कमांड्स आपको नज़र आ रही हैं वो टेक्स्ट डायरेक्शन की और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स की है, यानी आपने जहाँ पे भी टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है आप ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आपने इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखा है, जैसे यहाँ पर मैंने PG1 लिखा, तो अब ये देखें कि पेज 1, अगर आप इसकी सिम्त को चेंज करना चाहते हैं तो आप इस तरह से इसकी डायरेक्शन को चेंज करवा सकते हैं। अगर तो आप चाहते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स की आउटलाइन आती रहे तो आप क्या करेंगे, इस तरह से आप टेक्स्ट बॉक्स की आउटलाइन जो है उसको शो करते रहें, आप उसको बंद मत करवाएं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आप टेक्स्ट बॉक्स की आउटलाइन नहीं शो करना चाहते तो आप इसको नो आउटलाइन कर देंगे। इससे क्या होगा कि टेक्स्ट बॉक्स की आउटलाइन नज़र नहीं आएगी और जब आप इसका प्रीव्यू लेंगे तो हमारा डाटा कुछ इस तरह से पेपर के ऊपर नज़र आएगा। तो आज के इस लेक्चर में आपने पोजीशंस, टेक्स्ट रैपिंग और साथ ही साथ सीखा कि किस तरह से हम टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड इंशाल्लाह एक छोटी सी असाइनमेंट को कल हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही हम कुछ फर्दर मज़ीद कंटेंट्स जो हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह कल दोबारा से हाज़िर होंगे। अगर आपको किसी किस्म का कोई सजेशन देना हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर आगाह करें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।